अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। लास्ट क्लास में मैंने आपको जितना बताया था वो ये था कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज बनाया जाता है। इस फॉर्मेट के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव, द ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू डू द कैश एनालिसिस। लेकिन हम ये कैश एनालिसिस तीन पार्ट्स में करते हैं। पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और तीसरा पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टिंग माने कि आप जो अपने एसेट्स में या फर्दर जो पैसा कमाते हैं उनको फर्दर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग फंड रेजिंग से रिलेटेड होता है। फंड रेजिंग से मतलब अगर आपको पैसा अपने बिजनेस में लगाना है, आपको अपना बिजनेस करना है, तो आपको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली फंड्स चाहिए। तो फंड्स के लिए जैसे आप लोन लेते हैं, शेयर्स रेज करते हैं, इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो ये सब चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती हैं। तो ये तीन एक्टिविटीज, तो हमें बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एनालिसिस करनी है, और कैश एनालिसिस हमें तीन पार्ट्स में करनी है, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट से स्टार्टिंग करी थी, तो हम वहीं चलते हैं वापस, लास्ट क्लास की बात पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो होता है दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है? ये आपको दिखता है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, बैलेंस शीट के अंदर, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में। यानी बैलेंस शीट में जब आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड पे जाएंगे, वहां पे शेयर होल्डर्स फंड दिखेगा और उसके अंदर दिखेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको ये वहां दिखेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मुझे सबसे पहले निकालना है मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो, एक बेसिक सा प्रोसीजर है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मुझे यहां से पहुंचना है मेरे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप इज दिस। इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जब मैं पहुंच जाऊंगी, वहां से मुझे निकालना है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी आफ्टर टैक्स से पहले निकाल के दिखाओ मेरा बिफोर टैक्स का प्रॉफिट। उसके बाद इस नेट प्रॉफिट में से मैं खींच के निकाल लूंगी मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक बार मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया तो मैं इसमें से निकालूंगी मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो पहले आप नेट प्रॉफिट टैक्स से, आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे जाइएगा, फिर आप बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आइएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जब मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना था, तो मैंने वो सारी चीजें ऐड बैक करी जो मैंने माइनस करी थी। क्या क्या ऐड बैक करा, जरा सुन लीजिए जल्दी से। प्रोविजन ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स वापस से ऐड बैक किया। डिविडेंड देयर वाज टू, वन वाज द फाइनल डिविडेंड एंड अदर वाज द इंटरिम डिविडेंड। तो ये दोनों डिविडेंड जो है आपके ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा यू हैव योर रिजर्व्स, नॉट रिजर्व्स एक्चुअली, बट ट्रांसफर टू रिजर्व। तुमने जितना पैसा अपने रिजर्व में ट्रांसफर किया था उसको इसमें ऐड बैक कर देना। तो प्रोविजन ऑन टैक्स हमारा ऐड होता है, पूछो जल्दी से अपने आप से, कौन से साल का? करेंट ईयर का। तो हमारा कौन सा ऐड होता है? करेंट ईयर का प्रोविजन ऑन टैक्स ऐड होता है। डिविडेंड हमारा ऐड होता है हमेशा पिछले साल का, और इंटरिम डिविडेंड तो होता ही एक साल का है और वो करेंट ईयर का ही रहता है। तो वो कंफ्यूजन ही नहीं होगी इंटरिम डिविडेंड में, पिछला साल और ये साल वो एक ही साल का होता है। और ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे निकाला जाता है? सिंपल सा अप्रोच होता है कि आपने कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है। यानी अगर पिछले साल आपका रिजर्व 60,000 था और आज आपका रिजर्व 80,000 है, तो आपने कितना ट्रांसफर किया? 20,000, है ना? तो 20,000 आप इसमें ऐड कर देंगे एनी हाउ। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे आने के लिए मुझे ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। और मुझे जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पर। तो अब मैं क्या करूंगी, अगर मेरा इन केस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है, तो मैं उसको माइनस कर दूंगी, क्योंकि मैं
उसको कंसिडर नहीं करूंगी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसीलिए मैं यहाँ से मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ और ऐड कर देती हूँ मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस जो मैंने पहले डिडक्ट किए होंगे, आज उनको ऐड बैक करके उसका इफेक्ट हटा रही हूँ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। सिंपल सा अप्रोच है। ये सारी बात हमने यहाँ तक कर ली थी इन द प्रीवियस क्लास, करेक्ट? इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग। अब अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग पे आना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जरा एक बार लिख लेते हैं बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से, एक एक करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से मुझे जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी। तो यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रोविजन ऑन टैक्स ऐड करने पड़ेगा करेंट ईयर का, मुझे डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, और मुझे इंटरिम डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा जो कि एक ही साल का होता है। देन ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करना पड़ेगा, जितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया वो ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे लॉसेस भी ऐड करने पड़ेंगे, एंड देन माय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जैसे कि अगर आपका कोई किसी अर्थक्वेक से आपका फैक्ट्री खराब हो गया, या सपोजिंगली आपकी गुड्स जल गई, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस है, हर साल नहीं होते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे कि आपका फैक्ट्री अर्थक्वेक से जो है डैमेज हुआ था, इसके लिए वहां की गवर्नमेंट ने आपको कंपनसेशन दिया, तो ये कंपनसेशन मिलना आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। तो खैर जो भी है, आप लॉसेस को एड बैक कर दीजिएगा और इनकम्स को माइनस कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन में गिवन है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मेट इज डन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आ गए। अब मैं आपको सेकेंड पार्ट पे चलती हूँ। सेकेंड पार्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने का है। अब वो कैसे जाएंगे, सिंपल सी बात है। आपके नेट प्रॉफिट में आपके नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। आप यहाँ से क्या करें, अपने नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हटा दीजिए और अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हटा दीजिए। जब आप इस नेट प्रॉफिट में से, यार ये देखो ना, ये जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, ये कुल मिला के क्या है, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, ये दो चीजों से मिलके बना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दो चीजें, रुको मैं अच्छे से बनाती हूँ, तो मैं अच्छे से डायग्राम में बना के दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट दो चीजों से मिलके बना है, एक तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मुझे इस नेट प्रॉफिट में से क्या चाहिए, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। अब जरा सुनिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन दो चीजों से मिलके बना है, ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो जरा सुनिए, आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से ये निकालना है, तो आप इसको हटाएंगे। इसको हटाने का मतलब क्या है, खर्चे हटाना और इनकम्स हटाना। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस हटा दीजिए, कौन से, नॉन ऑपरेटिंग, और इनकम्स हटा दीजिए, कौन सी, नॉन ऑपरेटिंग। एक्सपेंसेस जब आप कंसिडर करते हैं तो आप उसे माइनस करते हैं प्रॉफिट में से हमेशा। तो आज जब हटाना होगा तो उसे वापस से ऐड बैक कर देंगे। खर्चे बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए माइनस हुए होंगे और इनकम से ऐड हुई होंगी, तो उनको हटाने के लिए उल्टा करना होगा, एक्सपेंसेस को ऐड और इनकम को माइनस करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो जो एक्सपेंसेस तुम लोग ऐड करोगे उसमें आएगा सबसे पहले डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन है तो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा, फिर मैं इसे ऐड क्यों कर रही हूँ, हटा क्यों रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, नॉन कैश है। दुनिया में हर बच्चा जानता है कि डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो एक तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है
आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इसको अपने अपने नॉन कैश खर्चों को आप लोग बेसिकली हटा रहे हैं. इट बेसिकली मीन्स दिस, आप अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं, आप हटा रहे हैं. तो एनी हाउ मुझे मेरे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना रहेगा और लेस करना रहेगा. क्या ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं और नॉन कैश, क्योंकि आप अल्टीमेटली सिर्फ कैश को जानना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे नॉन कैश खर्चे भी वापस से ऐड कर रहे हैं. पहला डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. दूसरा इंटरेस्ट पेड, क्योंकि इंटरेस्ट देना इज नॉट योर ऑपरेटिंग खर्चा. ठीक है, इंटरेस्ट आपका नॉन ऑपरेटिंग होता है, इंटरेस्ट देना. इसके अलावा आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या मे बी प्रेफरेंस शेयर्स. अगर आपका कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, यानी आप रिडीम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करने के बाद आप रिडीम करने वाले हैं, तो वो भी आपका जो एक्सपेंस है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग है, आप ऐड बैक कर देंगे. अगर आप किसी तरह के कोई भी डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो वो डिस्काउंट भी आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, आप ऐड करेंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, इसको आप ऐड करेंगे. तो इन ये सारे क्यों ऐड हुए, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है. और ये क्यों ऐड हो रहा है डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन, क्योंकि ये नॉन कैश है. तो इन टोटल अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर ये सारे एक्सपेंसेस ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा ऑपरेटिंग नहीं है और कैश भी नहीं था, इसीलिए मैंने इनको हटा दिया, किसमें से, अपने नेट प्रॉफिट में से ऐड कर. इनके अलावा कोई भी एक्सपेंस नहीं आएगा, तो आपको अपने जो है दिमाग में रखना है कि आपको कौन कौन से खर्चे ऐड बैक करने होंगे. डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. आपको ये बात बहुत अच्छे से कंसिडर करनी पड़ेगी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन कि कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड किए जाते हैं. ये बात पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन आएगा तो मैं सोचूंगा या सोचूंगी, पहले ही तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें डेप्रिसिएशन ऐड करना है, ढूंढना है आप क्वेश्चन में जाके. तो इन शॉर्ट यू शुड नो, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि आपको नेट प्रॉफिट में कौन से खर्चे ऐड करने हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डेप्रिसिएशन ऐड करना है, अमोर्टाइजेशन ऐड करना है, इंटरेस्ट पेड ऐड करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऐड करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऐड करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड मुझे करना होगा. अब कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो मुझे नहीं लेनी. रेंट मिलना तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट मिलना तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, डिविडेंड मिलना तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. करेक्ट, तो ये सब आप नहीं लेंगे. और इसके अलावा अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ है, यानी अगर आपको किसी एसेट को बेचने पे प्रॉफिट या गेन हुआ है, तो वो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो भी आप नहीं लेंगे. तो ये सारी इनकम्स लेस करनी है और ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करने, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. तो सेकेंड पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट, सेकेंड पार्ट आपका फॉर्मेट का क्या कहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मुझे कहाँ जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा क्या, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, यानी अगर कोई इंटैंजिबल एसेट्स कम हो रहे हैं या टैंजिबल एसेट्स कम हो रहे हैं, यानी डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन. इसके अलावा आपका इंटरेस्ट पेड, इसके अलावा आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसके अलावा आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि शेयर्स पे तो डिस्काउंट होता ही नहीं है, आपको पता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, अमोर्टाइजेशन ऐड करेंगे, इंटरेस्ट पेड ऐड करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब 1 2 3 4 5 6, इन 6 खर्चों को आप ऐड करेंगे. इसके अलावा कोई और नहीं रहेगा. लेस क्या करना है, लेस आपको इनकम्स करनी है. कौन कौन सी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो अगर फिक्स्ड एसेट को बेचने पे नुकसान हो रहा है तो वो भी ऐड करना है, नहीं लेना. और अगर फायदा हो रहा है तो वो भी नहीं लेना, लेस करना है. सिंपल और नॉट, क्लियर और नॉट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी. तो सेकंड पार्ट जो है आपका फॉर्मेट का यहाँ पे कंप्लीट होता है. कैसे, पहला पार्ट क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर, आफ्टर से बिफोर है. अब सेकंड पार्ट इज बिफोर से मैं आ गई हूँ मेरे कहाँ पर,
ये सब कर लेने के बाद मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, लेकिन ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, दिस इज दी। तो हम ना फॉर्मेट को इकट्ठा नहीं पढ़ रहे, हम एक एक करके इसके स्टेप बना रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया फॉर्मेट का, और ये फर्स्ट पार्ट। तो मैं सक्सेसफुली, मैंने क्या किया, मैंने आपको इसको कराने से पहले ही बोला मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर से बिफोर आना है, कर लिया। नेट प्रॉफिट बिफोर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है, हो गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तुम्हें ये निकालना है कि तुमने इस प्रॉफिट पे कैश में कितना जनरेट किया है। तो वो कैसे निकालेंगे, सुनिएगा जरा बहुत ध्यान से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मुझे पहुंचना है मेरे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और सही बोलूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से मुझे पहुंचना है मेरे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। ठीक है, मुझे निकालना है, छोटी सी बात बोलूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने कितना कैश जनरेट किया। तो वर्किंग कैपिटल से मेरा क्या मतलब होता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को ही देखा जाएगा। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से आपको पहुंचना है आपके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लिए आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को देखेंगे। कैसे भाई, अगर तुम्हारे करंट एसेट्स कम हो रहे हैं तो इससे बताओ पैसा आता है या जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हारे डेटर्स है, तुम्हारे डेटर्स पिछले साल 5,000 के थे और इस साल ये डेटर्स 2,000 के हो गए, तो ये कम हो गए, जो कि दिख रहा है। कम क्यों होते हैं डेटर्स, क्योंकि आपको उनसे पैसा मिल जाता है, राइट। 5,000 के थे, 2,000 रह गए, यानी 3,000 से पैसा मिल गया होगा। तो इन शॉर्ट डिक्रीज इन करंट एसेट जो है आपको कैश इनफ्लो प्रोवाइड करते हैं। तो आप उन्हें इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करेंगे कि इससे हमारे पास पैसा आया होगा। सिमिलरली अगर यही करंट एसेट्स आपके इंक्रीज होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं इन्वेंट्रीज का, पिछले साल 50,000 की, इस साल 60,000 की, तो 10,000 आपने अपने करंट एसेट्स और बढ़ाए हैं, यानी आपने और इन्वेस्टमेंट करी, आपका पैसा और गया है, तो लेस होगा। तो सिंपल सा एक अप्रोच, अगर आपके करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं ऐड करिए, अगर करंट एसेट्स कम हो रहे हैं तो माइनस करेंगे इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सिमिलरली अगर तुम्हारी करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो ऐड, और अगर करंट लाइबिलिटी कम होती है तो माइनस। मतलब अगर तुम्हारे करंट एसेट्स बढ़े या तुम्हारी करंट, सॉरी, अगर तुम्हारे करंट एसेट्स कम हुए या करंट लाइबिलिटी बढ़ी तो मैं ऐड करूंगी। अगर तुम्हारे करंट एसेट्स बढ़े और करंट लाइबिलिटी कम हुई तो मैं माइनस करूंगी। सिंपल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज की यहाँ पूरी स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सब कर लेने के बाद आपके पास जो आएगा दैट वुड बी योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है जरा सुनिए। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बैलेंस शीट में, याद करो। करंट इन्वेस्टमेंट्स आता है, इन्वेंट्रीज आता है, आपका कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है, और अदर करंट एसेट। तो करंट एसेट में ये सब आता है। तो तुम यहाँ पर सारे करंट एसेट्स लोगे एक्सेप्ट योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड योर करंट इन्वेस्टमेंट्स। यानी इंक्रीज डिक्रीज सारे एसेट्स का देखना है, लेकिन किसका नहीं देखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का नहीं लेंगे और करंट इन्वेस्टमेंट्स का नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, और उस स्टेटमेंट के अंदर जो है आपको इन्हीं का ही तो क्या देखना है, एनालिसिस करना है, फ्लो देखना है। तो आप इसी के चेंजेस यहाँ पर कंसिडर नहीं करोगे। तो आप सारे करंट एसेट्स ले सकते हैं एक्सेप्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स, एंड करंट एसेट्स में सब कुछ लेना है एक्सेप्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी। और करंट लाइबिलिटीज में भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन मैं आपको कब बताऊंगी, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी। अभी वो एक्सेप्शन बताने का कोई यूज नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले क्या करा, जल्दी बताओ। हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स आए, डन। उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए, डन। अब उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे जा रहे हैं, थर्ड पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से अब मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। इफ देयर इज अ डिक्रीज
in current assets, add, and if there is any increase in current liability, add. But similarly, अगर there is an increase in current assets तो माइनस होगा, और डिक्रीज जो भी है, अगर लाइबिलिटीज कम हो रही है तो आप उसे माइनस कर दीजिए, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो आप उसे माइनस कर दीजिए, और एसेट्स बढ़ रहे हैं ऐड, और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऐड। ठीक है, क्योंकि देखो ना, तुम्हारा जो बोरोइंग था या तुम्हारे जो क्रेडिटर्स थे वो पिछले साल 5 लाख के थे, और अभी क्या है, वो 6 लाख के हो गए, यानी तुमने और ज्यादा उधार लिया है। तो उधार लेना पैसा का जो है एक तरीके से इनफ्लो होना, तो इसलिए आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे। सिमिलरली अगर ये कम होता, लोन्स कम हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने रीपे करे हैं, तो वो माइनस हो रहा है। तो आप क्या करिए, आप एक चीज को कंसिडर कर लीजिए कि मेरा करंट एसेट कम होता है तो ऐड करती हूँ, और लाइबिलिटीज बढ़ता है तो ऐड करती हूँ। दूसरी चीज आपको अपने आप जो है वो हो जाएगी। तो आप एक चीज को कर लीजिए कि ऐड क्या होता है, करंट एसेट्स का कम होना और लाइबिलिटीज का बढ़ना। तो दूसरी माइनस क्या होगी, वो आपके पास ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगी। खैर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ द फॉर्मेट डन। और इससे हम लोग कहाँ आ गए हैं, हमारे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमें पता चल चुका है कि हमने अपने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट किया, लेकिन अभी भी ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें से लेस करना होगा। ये तो तुमने ये बता दिया कि मैंने इतना पैसा अपने ऑपरेशन से जनरेट किया, लेकिन इसमें से आप माइनस करोगे पिछले साल का टैक्स। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर कि जो प्रोविजन ऑन टैक्स होता है वो 2 साल का दिया होता है, एक पिछले साल का और एक इस साल का। हम क्या करते हैं, अब अगर 2019-20 की बात करोगे तो 2019-20 में मैं पिछले साल का टैक्स पे कर रही हूँ, मेरी जेब में से पैसा कौन से साल के लिए जा रहा है, पिछले साल के लिए जा रहा है, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट्स में से कौन सा टैक्स हटा रही हूँ, 2019-20 का ही। तो आप करेंट ईयर का प्रॉफिट में से टैक्स हटाते हो, लेकिन पेमेंट कौन से साल की करते हो, पिछले साल की करते हो। तो बेशक आपने यहाँ तक कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लिया, लेकिन उसके बाद आपको इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा वो वैल्यू जो आपने पे करा है, यानी प्रोविजन ऑन टैक्स पिछले साल का। तो जो करंट ईयर का होगा वो आप यहाँ ऊपर ही ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, और पिछले साल का आप बिल्कुल एंड में माइनस करेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर देखा जाए तो आपने क्या किया, आपने नेट प्रॉफिट में प्रोविजन ऑन टैक्स ऐड किया, डिविडेंड ऐड किया, इंटरिम डिविडेंड ऐड किया, ट्रांसफर रिजर्व ऐड किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस ऐड किए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो है आपने माइनस कर दिए। ठीक है जी, फाइन। इससे आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आई हैव, दिस इज द एंटायर फॉर्मेट ऑफ सीएफएस अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है, इसके अलावा फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बहुत छोटा होता है। तो इसके फॉर्मेट को मैंने पूरे फॉर्मेट को आपके 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड द 4th पार्ट ऐसे डिवाइड किया। तो सीएफएस का जो फॉर्मेट है अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, नेट प्रॉफिट आफ्टर से कहाँ आना है, नेट प्रॉफिट बिफोर। दूसरा, यहां तक आ गए, अब नेट प्रॉफिट बिफोर में से कहाँ आना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां तक आ गए, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहाँ आना है, कैश जनरेटेड। यहां तक आ गए, कैश जनरेटेड से कहाँ आना है, कैश फ्लो। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर से बिफोर आने के लिए तुम्हें टैक्स, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस और इनकम्स को कंसिडर करना होगा, इन सबको ऐड और इस सबको माइनस। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया ये सब करके। अब इसमें वो सारे खर्चे ऐड कर दो जो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है, और वो सारी इनकम्स हटा दो जो नॉन ऑपरेटिंग है। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे तुम क्या क्या ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड, सॉरी interest paid, premium on redemption, discount on issue of debentures, loss on sale of fixed asset, ये सारे मेरे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। इनके अलावा और कुछ भी नहीं है जो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। और क्या क्या इनकम्स नहीं लोगे, इंटरेस्ट मिलना, रेंट मिलना, डिविडेंड मिलना, या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होना। तो इन सबको छोड़कर तुम्हारे जितना भी बचेगा प्रॉफिट, ये सब अगर तुम अपने नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेते हो, तुम्हारे पास जितना भी बचता है वो क्या बचेगा, तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद कैश जनरेटेड पे जाने के लिए तुम्हें तुम्हारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेने होंगे, यानी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी।
इसमें क्या है, तुम एक चीज ध्यान रख लो कि अगर ऐड क्या क्या करेंगे, करंट एसेट्स का कम होना और करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना, तो माइनस वाइस वर्सा होगा। अगर करंट एसेट्स का कम होना प्लस हो रहा है तो करंट एसेट्स का बढ़ना माइनस, करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना प्लस हो रहा है तो करंट लाइबिलिटीज का कम होना माइनस होगा। ठीक है, तो एक चीज कर लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरी चीज अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर, करंट एसेट में मुझे सब कुछ लेना है, लेकिन याद करो कौन सी दो चीजें यहाँ पे मैं नहीं लूंगी, तुम्हें पता है अभी डिस्कस किया है। पहला पहला योर करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं लूंगी इसमें, और कैश एंड कैश इक्विलेंट, क्योंकि अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्हीं की एनालिसिस हो रही है, तो यहाँ पर तुम उसे नहीं दोगे चेंजेस में, नहीं लोगे चेंजेस में। तो सारे करंट एसेट्स लेने हैं एक्सेप्ट इन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, इसमें से प्रोविजन ऑन टैक्स पिछले साल का आप डिडक्ट करेंगे, यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो टैक्स करंट ईयर का ऊपर ऐड होता है और माइनस कहाँ होता है, बिल्कुल एंड में। तो ये आपका पूरा ऑपरेटिंग का फॉर्मेट कंप्लीट होता है, क्लियर होता है, आई होप सो। क्या आपको ये फॉर्मेट क्लियर है सबको अच्छे से? अब आगे सुनिए, इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट तो देख लिया, अब इन्वेस्टिंग सुनिए, बहुत आसान। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? आप पैसा लगा रहे हैं। आप पैसा कहाँ लगाते हैं बताइए, क्या कहाँ लगाएंगे पैसा? इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? दो जगहों पे होती है। या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, या तो आप दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या एफडीज करते हैं बैंक्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन शॉर्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, आप परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे होंगे या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, या एफडीज कराना बैंक में, ये सब मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करती हूँ। और फिक्स्ड एसेट से मेरा मतलब है प्लांट मशीनरी लेना, लैंड एंड बिल्डिंग लेना, ये सब मेरे फिक्स्ड एसेट्स है। क्लियर? ये सब मेरे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। और सच बोलूं तो फिक्स्ड एसेट से मेरा मतलब सिर्फ टैंजिबल एसेट्स पे नहीं होता। फिक्स्ड एसेट से मेरा मतलब होता है मेरे टैंजिबल भी और मेरे इनटैंजिबल भी। जैसे अगर तुम कल को कोई पेटेंट्स लेते हो, कॉपीराइट खरीदते हो या कोई गुडविल खरीदते हो, तो वो भी इसी में आएगा। तो फिक्स्ड एसेट मींस बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट। तो एनी हाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना और इन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का खरीदना, या उनको फर्दर फ्यूचर में बेच देना। करेक्ट? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही काम चलता रहता है, खरीदना, बेच देना कभी इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज, इस खरीद बेच के बीच में, इस सेल परचेज के बीच में आप कमाते हैं। क्या कमाते हैं? अगर आपने सपोजिंगली एफडी ली है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसमें इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको उस पर रेंट मिलेगा। अगर मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो वो आपको इस पे डिविडेंड देगा। तो ये सब इस सेल परचेज के बीच में आपकी ये सब कमाई होती है। तो सही बताऊं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये टोटल तीन चीजें आती है, परचेज, सेल एंड इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। अब मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बताओ, जब मैं कोई फिक्स्ड एसेट खरीदती हूँ या कोई इन्वेस्टमेंट खरीदती हूँ तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा? बताओ, पैसा आएगा या जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पैसा जाता है। व्हेन आई एम परचेजिंग अ मशीनरी पैसा जाता है, तो इसलिए आप इसको लेस करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि जा रहा है पैसा। ऐड क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? सेल के टाइम पे सेल कर रहे हो, मशीन बेच रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो, तो पैसा आएगा, इसलिए ऐड। और इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, रेंट मिलना, पैसा आएगा, ऐड। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस इतना ही है, ये तीन चीज है। फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स बेचना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स बेचना, और इस सेल परचेज के बीच में आपको इंटरेस्ट जो मिलता है, रेंट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, वो भी आप ऐड करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इतनी ही है बस। तो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट का मैंने कहा था ना, बहुत छोटा पार्ट है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में कुछ है ही नहीं। ठीक है? तो ऑपरेटिंग कितना बड़ा फॉर्मेट था ऑपरेटिंग का, राइट? ये कितना बड़ा फॉर्मेट है ऑपरेटिंग का, लेकिन इन्वेस्टिंग क्या है? कुछ भी नहीं है इन्वेस्टिंग। वही तीन चीजें कुल मिला के आती हैं। अब मैं आपको फाइनेंसिंग का भी सिखा देती हूँ फॉर्मेट। फाइनेंसिंग का क्या मतलब था? फंड रेजिंग करना, राइट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब था? फंड रेजिंग करना। तो फंड कैसे रेज करते हो? या तो तुम मार्केट में जाके शेयर्स इशू करोगे, डिवेंचर्स इशू करोगे, या लोन लोगे। तो आप शेयर्स इशू कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए।
आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए, या आप सीधा स्ट्रेट अवे जाकर बैंक से मांग लेते हो लोन। ठीक है, ये 3 तरीके हैं फंड रेजिंग करने के। तुमने अगर बीएसटी में भी पढ़ा हो तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं फंड रेजिंग के, या तो डेप या तो इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर 2 चीजों से बना होता है, डेप या तो इक्विटी। तो साइड बाय साइड भी अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं डेप या इक्विटी का सहारा लेती हूँ। बट इसमें क्या होता है, डेप जो होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स भी इसमें कंसिडर हो सकते हैं। तो बैंक लोन यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आ सकती है आपकी। बैंक लोन कुड बी लॉन्ग टर्म ऑल्सो एंड कुड बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो। लोन मतलब लोन, फंड रेज करना मतलब फंड रेज करना, दोनों ही हम यहाँ पे फाइनेंसिंग का पार्ट मानते हैं। खैर, एक बात बताओ अपने दिल से पूछ के कि शेयर्स इशू करोगे, डिबेंचर्स इशू करोगे या बैंक लोन लोगे, तो इसमें पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। इसलिए ये क्या होता है, ऐड होता है। अब एक बात बताओ, तुमने शेयर्स इशू करे, शेयर से मेरा मतलब दोनों है, इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों ही हम फाइनेंसिंग का पार्ट मानते हैं क्योंकि दोनों से फंड्स आते हैं। तो चाहे आप इक्विटी शेयर्स इशू करो या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, आप इसको यहाँ पे लिखोगे। अच्छा, तुमने डिबेंचर्स इशू करे, बॉन्ड्स इशू करे, तुमने बैंक लोन लिया, कल को इसकी रीपेमेंट भी तो करोगे, तो वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। तो शेयर्स से पैसा इशू करना, पैसा आएगा, डिबेंचर्स इशू करोगे पैसा आएगा, बैंक लोन लोगे पैसा आएगा। लेकिन जब फ्यूचर में रीपेमेंट करोगे लोन की, या फ्यूचर में क्या करनी पड़ेगी, डिबेंचर्स की रिडम्पशन करनी ही पड़ती है। समझ आ गई? डिबेंचर्स को मैक्सिमम आप 20 ईयर्स तक रख सकते हो, 20 साल मैक्सिमम लिमिट है। 20 साल आपको एट दी एंड डिबेंचर्स रिडीम करने ही पड़ते हैं। 20 साल से ऊपर आप कंपनी डिबेंचर्स इशू नहीं करके रख सकती। और अगर आपकी कंपनी मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 साल लिमिट होती है। पर एनी हाउ, शेयर्स इशू किया, डिबेंचर्स इशू किया, बैंक लोन आया, पैसा आएगा। अब इसी सब से पैसा जाएगा कहाँ? यही लोन जब रीपे करोगे पैसा जाएगा, डिबेंचर्स रिडीम करोगे पैसा जाएगा। डिबेंचर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम किए जाते हैं। इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं करे जाते, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे जाते हैं। तो रिडीम माने उनका पैसा लौटाना। तो रिडम्पशन डिबेंचर्स कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो। अच्छा, ये जो तुमने लोन लिया या तुमने डिबेंचर्स इशू किए, इस पर जो इंटरेस्ट दोगे वो भी इसी का ही पार्ट रहेगा। और ये जो तुमने शेयर्स इशू किए है, इस पे जो डिविडेंड दोगे, ये भी किसका पार्ट रहेगा? फाइनेंसिंग का ही। और सुनो, डिविडेंड हमेशा पिछले साल का ही होता है। वहां पर ऑपरेटिंग में भी ऐड पिछले साल का ही किया था, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, पिछले साल का ही माइनस करूंगी। और अगर इंटरिम डिविडेंड है तो वो भी, डिविडेंड चाहे कोई भी हो यहाँ पे लेस होगा क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो फाइनेंसिंग में देखा जाए तो मेनली ये चीजें आती हैं। शेयर्स इशू करोगे, डिबेंचर्स इशू करोगे, लोन लोगे, तो इस सबसे पैसा आएगा ऐड। फिर उसी लोन को रीपे करोगे, डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, तो उससे पैसा जाएगा माइनस। अब इन डिबेंचर्स और इन लोन्स के इशू करने में और रीपे करने के बीच में जो कॉस्ट बनती है, दैट इज इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब भी जो जाता है इसी में आता है। तो देख लिया फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग कितना छोटा है। इन्वेस्टिंग में टोटल आपका ध्यान 2 चीजों पे रहता है, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंसिंग में आपका ध्यान शेयर्स पे रहता है, डिवेंचर्स पे रहता है और आपके लोन्स पे रहता है। तो अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, बैंक लोन इशू कर रहे हो, ले रहे हो, तो ये सब इसमें आपका आएगा। अब मैं आपके फॉर्मेट पे चलती हूँ वापस। तो ये आपका कुल मिला के पूरा फॉर्मेट था, करेक्ट? ये आपका कुल मिला के पूरा फॉर्मेट था जिसमें आपने पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे मुझे करके दिखाया था। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ तक मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सिखाया। नाउ द फॉर्मेट कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे आता है? बहुत सिंपल है, तीन चीजें देखनी है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, रेंट मिलना। परचेज से पैसा जाता है लेस होगा, आता है ऐड, इससे भी आता है ऐड। तो ये 3 चीजें तुमको क्या देगी, तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो ए पार्ट वाज ऑपरेटिंग, बी पार्ट वाज इन्वेस्टिंग, ये आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो देगी। अब मैं आपको सी पार्ट करवा रही हूँ इसको, इस फॉर्मेट का, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर बहुत क्लियर है कि अगर तुम शेयर्स इशू कर रहे हो
या यू आर इशूइंग द डिबेंचर्स या यू आर टेकिंग द बैंक लोन। और शेयर से मेरा मतलब दोनों है, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, इससे पैसा आता है ऐड। अब शेयर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो कल को रिडीम भी करोगे, तो रिडम्पशन होगा जब, तो पैसा जाएगा डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का। इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं करे जाते, ठीक है। बैंक लोन का रीपेमेंट हो रहा है, तो मतलब लोन उठा रहे हो, लोन रीपे कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, तो ये सब फाइनेंसिंग में रहेगा। और इसी के बीच में जब आपको इन्हीं डिबेंचर्स पर या लोन पर इंटरेस्ट पे करना होता है वो भी, और इन शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते हो, चाहे वो इंटरिम हो या नॉर्मल डिविडेंड हो, वो भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिछले साल का ऐड किया था, यहाँ पे पिछले साल का माइनस, ये सब कर लेने से आपका क्या आ जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैंने आपका ये पूरा फॉर्मेट आपको दिखा दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इज इट क्लियर? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जब आप इन तीनों को इकट्ठा कर देते हो तो हम कहते हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है एज पर AS3 रिवाइज्ड। जब आप इन तीनों को इकट्ठा बनाते हो दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? फाइन। सो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट को बहुत बड़ा था, इसलिए उसको इकट्ठा ना पढ़ाकर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया। नेट प्रॉफिट आफ्टर से बिफोर आना है, फिर बिफोर से ऑपरेटिंग पर, और ऑपरेटिंग से कैश जनरेटेड पर। उसके बाद आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये तीन चीजें आएंगी, और फाइनेंसिंग में ये सारी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब इसके आगे भी एक दो स्टेप्स और होते हैं, बट वो बहुत सिंपल होते हैं, और वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इसके, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्लास से पहले आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। फॉर्मेट में अगर कोई डाउट है किसी तरह का, जो भी अभी हमने किया, आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगी, अगर कोई भी डाउट आपका फॉर्मेट में अभी रह गया है। दूसरी चीज, आप लोगों को अब इस फॉर्मेट को, जो मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आपको अपनी हैंडराइटिंग में अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है, क्योंकि फॉर्मेट का आना ही इकलौती चीज है जो कैश फ्लो में आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है या नहीं दिलवा सकती। कोई बच्चा कहता है मुझे CFS नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको ये फॉर्मेट क्लियर नहीं है। कोई कहता है मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसको ये फॉर्मेट क्लियर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक एक चीज पता होनी चाहिए, कि अगर मैं तुमसे पूछती हूँ अच्छा कौन कौन से खर्चे ऐड करने होते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए, इतने अच्छे से तुमको ये फॉर्मेट आना चाहिए। अब वो तुम कैसे करते हो, मेरे ख्याल से इसको बेस्ट करने का तरीका क्या है, अब आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, और दिन में कम से कम, मतलब ट्यूसडे क्लास से पहले आप कम से कम क्या है, हर रोज मुश्किल से 10 मिनट निकाल कर इसको रीडिंग मार लिया करिए, आपको अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको हर उसका एक रीजन बताया कि हम इसे क्यों ऐड कर रहे हैं, इसे क्यों माइनस कर रहे हैं, तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा। तो लर्न रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको रीड आउट करना पड़ेगा ताकि वो आपके दिमाग में रिटेन रहे। तो आपने क्या करना है, आपका टास्क क्या है, टिल ट्यूसडे आपने ये फॉर्मेट अच्छे से कर लेना है। और अगर आपको कोई फॉर्मेट से रिलेटेड डाउट है तो मुझे प्लीज कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।